प्यारे मित्रों, आज हम लोग भाषा परिवार संबंधित विषय से पढ़ेंगे और ये जो विषय है आपका हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आता है। आइए शुरू करते हैं। तो विश्व की समस्त भाषाओं को कुल 13 प्रकार के भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। तो विश्व की जो भी भाषाएं हैं उनको कितने प्रकारों में 13 है ना, 13 प्रकारों में भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। 13 प्रकार के भाषा परिवारों में भाषा में 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? तो पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी या तिब्बती। ठीक है, तो भारोपीय जो भाषा है वो आपका 73% लोग बोलते हैं। वहीं द्रविड़ की बात करें तो वो है 25%। ऑस्ट्रिया की बात करें तो 1.30% है और चीनी तिब्बती की बात करें तो 0.70% है। हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार के भारतीय ईरानी शाखा के अंतर्गत भारतीय आर्य अर्थात इंडो आर्यन उपशाखा से विकसित मानी जाती है। तो भारतीय भाषा परिवार हिंदी भाषा जो है भारतीय भाषा परिवार के किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो भारतीय ईरानी शाखा के अंतर्गत आती है। और इसकी उपभाषा क्या है हिंदी भाषा भारतीय भाषा परिवार की? तो वह है भारतीय आर्य अर्थात इंडो आर्यन। बात करते हैं हम लोग मूल भाषा परिवार की। तो मूल भाषा परिवार है भारोपीय और इसकी शाखा है भारतीय ईरानी और उप शाखा है भारतीय आर्य अर्थात इंडो आर्यन। तो मूल भाषा परिवार भारत की कौन सी है? आपकी भारोपीय है और शाखा है भारतीय ईरानी और उप शाखा है आपकी भारतीय आर्य अर्थात इंडो आर्यन। तो बात करते हैं हम लोग भारोपीय भाषा परिवार की। यह विश्व भाषाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा परिवार माना जाता है। भारोपीय परिवार से आशय उन समस्त भाषाओं से है जो प्राचीन भारत यूरोपियन मूल भाषा से निकली है। मतलब जो प्राचीन भारत यूरोपियन मूल भाषा से निकली है उसे क्या कहते हैं? भारोपीय भाषा। यह भारत से लेकर पूरे यूरोप तक फैली हुई है और यूरोप में बहुत सारे देश हैं, पता होगा आपको। यह भाषा मुख्यतः कहाँ? तो भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, रूस, रोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के अनेक भागों में बोली जाती है। भारतीय भाषा की बात कर रहे हैं हम लोग क्योंकि ये आपकी यूरोप और भारत दोनों से मिक्सअप है, इसलिए इसे प्राचीन भारतीय यूरोपियन भाषा भी कहा जाता है। भारतीय भाषा परिवार की मुख्य भाषाएं। इस भाषा परिवार की भाषाओं को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो भारतीय भाषा परिवार की मुख्य भाषाओं को कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला श्रेणी है प्राचीन भाषाएं। तो प्राचीन भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो पहला है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन, प्राचीन, फ्रेंच। ठीक है, तो प्राचीन में है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन, प्राचीन और फ्रेंच। आधुनिक भाषा की बात करें तो अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, फ्रेंच, पुर्तगाली, इतालवी, फारसी, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी। भारतीय भाषा परिवार के विभाजन की बात करें तो भारोपीय भाषा परिवार के उक्त सभी भाषाओं को ध्वनि यानी उच्चारण के स्थान पर निम्न 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भारोपीय भाषा परिवार को जो है भाषाओं को, जितनी भाषाएं हैं इनको जो है भाषाओं को ध्वनि अर्थात उच्चारण के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। तो बात करते हैं कौन कौन से वर्ग हैं।
तो पहला है आपका शतम वर्ग और दूसरा है आपका केंटुम वर्ग। तो शतम वर्ग में कौन कौन से हैं देख लीजिए आप। शतम वर्ग संस्कृत में 100 की संख्या के लिए प्रयुक्त शतम शब्द के आधार पर यह वर्ग बनाया गया है। इस वर्ग में मुख्यतः ईरानी, भारतीय अर्थात हिंदी, बाल्टिकी, स्लाविकी, आर्मीनी, अल्बीनी आदि भाषाओं को शामिल किया गया है। तो शतम वर्ग में हमारी हिंदी शामिल, इसे भारतीय नाम से संबोधित किया गया है, ये ध्यान रखेंगे आप। देखिए वहाँ दिया हुआ है सूत्र, ईरानी, भारतीय चैव बाल्टिकी, सुस्लाविकी तथा अर्मीनी अल्बिनी चैताः शतम वर्गे समाश्रिता। तो हिंदी जो है, ईरानी जो है, ये शतम वर्ग की भाषा, ये ध्यान रखेंगे आप। केंटुम वर्ग की बात करें तो अंग्रेजी में 100 की संख्या के लिए सेंचुरी शब्द के आधार पर यह वर्ग बनाया गया है। और वहीं शतम जो है वो संस्कृत में 100 की संख्या के प्रयुक्त शतम शब्द के आधार पर वर्ग बनाया गया है। केंटुम जो है आपका सेंचुरी अर्थात हिंदी में 100 की संख्या के लिए प्रयुक्त सेंचुरी शब्द के आधार पर वर्ग बनाया गया है। तो ये सब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग केंटुम वर्ग की। तो केंटुम वर्ग की जो मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो इटालिकी, ग्रीकी, जर्मनी, केल्टिकी, हिती, तोखारिकी आदि भाषाएं। और उसके बाद सूत्र भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। हिंदी के विविध अर्थ। तो हिंदी भाषा को मुख्यतः निम्न 4 अर्थों में ग्रहण किया गया है। तो हिंदी के 4 अर्थ हैं, कौन कौन से देख लीजिए। तो पहला है भाषा शास्त्रीय अर्थ, दूसरा है सांविधानिक अर्थ, तीसरा है सामान्य अर्थ और चौथा है व्यापक अर्थ। तो भाषा शास्त्रीय अर्थ के अनुसार जो है हिंदी जो है इस अर्थ के अनुसार अर्थात भाषा शास्त्रीय अर्थ के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली हिंदी कहलाती है। तो भाषा शास्त्रीय अर्थ के अनुसार हिंदी जो है आपको देवनागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली ने संस्कृत की भाषाओं के साथ जो है और खड़ी बोली का भी अधिकतम प्रयोग हिंदी कहलाता है। संवैधानिक अर्थ क्या है इसका, तो इस अर्थ के अनुसार हिंदी जो है भारत संघ की एवं उसके अनेक राज्यों की क्या है, राजभाषा है। वही सामान्य अर्थ लें तो इस अर्थ के अनुसार शासन, शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि में प्रचलित परिनिष्ठित भाषा हिंदी कहलाती है। शासन, शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि में प्रचलित परिनिष्ठित भाषा अर्थात जो सुधारी गई भाषा हो, सुधरी हुई शुद्ध भाषा। व्यापक अर्थ में ले तो व्यापक अर्थ में हिंदी का अर्थ क्या है, हिंदी की समस्त उपभाषाएं जो 5 उपभाषाएं हैं और इसकी बोलियां 17 जो हैं, उसका समूह क्या कहलाता है, हिंदी कहलाता है। तो ये मैंने पढ़ाया है 5 उपभाषाएं बोलियां, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेंगे। प्रमुख पारिभाषिक शब्द और कौन से शब्द हैं पारिभाषिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे आप। तो रेखता मध्यम काल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों में मिश्रित काव्य भाषा रेखता कहलाती है। तो मध्यकाल में मुसलमानों ने जो आपका अरबी फारसी शब्दों का जो मिश्रित काव्य भाषा का प्रयोग किया है वो क्या कहलाती है, रेखता कहलाती है। दूसरा है हिंदवी ज़बान हिंदी या देहलवी, इसका क्या है देख लीजिए। तो मध्यकाल में ही मध्य देश के हिंदुओं की काव्य भाषा, पहला मध्यकाल में ही मध्य देश के हिंदुओं की काव्य भाषा जिसमें अरबी फारसी शब्दों का पूर्ण अभाव पाया जाता है, यानी उसमें आपके फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, उसे हिंदुई ज़बानी हिंदी या देहलवी कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ मध्यकाल में मध्य देश के हिंदुओं की काव्य भाषा में अरबी फारसी का प्रयोग नहीं किया गया है, वहाँ हिंदुई ज़बानी हिंदी या देहलवी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने स्वरचित जो रचना है उनकी खालिक बारी जो एक शब्द कोश ग्रंथ माना जाता है, ठीक है ना,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी, ठीक है। ये शब्दकोश ग्रंथ है। इसमें हिंदी शब्द का 30 बार एवं हिंदी शब्द का 5 बार प्रयोग किया गया है। तो हिंदवी का आपका 30 बार और हिंदी का 5 बार अमीर खुसरो ने अपनी खालिक बारी जो शब्दकोश ग्रंथ रचना है उसमें किया है, जिससे यह पता चलता है कि उस समय हिंदवी शब्द ही अधिक प्रचलित था। तो 30 बार शब्द का प्रयोग किया हिंदवी का, यही कारण से पता चलता है कि हिंदवी शब्द ही अधिक प्रचलित था। तीसरा भाषा पारिभाषिक शब्द है आपका भाषा या भाखा, ठीक है। भाषा या भाखा वैदिक संस्कृत में मूर्धन्य श, ठीक है, तो मूर्धन्य श का उच्चारण प्रायः ख किया जाता था। तो वैदिक संस्कृत में ये मूर्धन्य श का उच्चारण ख की तरह करते थे लोग। इस आधार पर हिंदी भाषा के लिए प्रचलित शब्द भाषा को भी लोग कहने लगे। तो हिंदी के लिए भाषा जो प्रचलित शब्द है, हिंदी भाषा के लिए जो शब्द भाषा बहुत प्रचलित शब्द है, उस भाषा को लोग क्या करने लगे, भाखा, यानी हिंदी के लिए भाखा शब्द का भी प्रयोग करने लगे लोग। इसी आधार पर फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 में हुई थी, कोलकाता में हिंदी पढ़ाने वाले मुंशी लल्लू लाल और सदल मिश्र को भाषा मुंशी ना कहकर क्या कहा गया, भाखा मुंशी कहा गया, क्योंकि हिंदी के लिए प्रचलित शब्द भाषा के स्थान पर भाखा भी लोग कहने लगे थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। आपका अगला पारिभाषिक शब्द है दक्षिणी या दक्कनी, ठीक है, दक्षिणी या दक्कनी। मध्यकाल में दक्कन क्षेत्र के मुसलमानों द्वारा फारसी भाषा में लिखी जाने वाली भाषा को दक्षिणी या दक्कनी कहा जाता है। ध्यान देंगे आप। तो मध्यकाल यानी आपका मिडिवल जो एज है, उसमें दक्कन क्षेत्र के में जो मुसलमान थे वो फारसी भाषा में जो है रचनाएं कर रहे थे, और इसी कारण से वहाँ की भाषा को जो है क्या कहा गया, दक्कनी या दक्कनी, ठीक है, दक्षिणी या दक्कनी, सॉरी। शायर वल दक्कनी ने इस शब्द को भारत में लोकप्रिय बनाया था, ठीक है ना। शायर वली दक्कनी ने इस शब्द को क्या बनाया था, भारत में लोकप्रिय बनाया था। सामान्यतः दक्षिणी साहित्य की प्रारंभिक खड़ी बोली को ही दक्षिणी या दक्कनी कहा जाता है। तो जो दक्षिणी साहित्य है, दक्षिण प्रदेश में जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं, ये प्रारंभिक खड़ी बोली को ही क्या कहा जाता है, दक्षिणी या दक्कनी। ख्वाजा बंदे नवाज नेसुदराज द्वारा रचित मिराजुल आशिकीन, ख्वाजा बंदे नवाज नेसुदराज द्वारा रचित मिराजुल आशिकीन दक्षिण की पहली रचना मानी जाती है। विशेष तथ्यात्मक जानकारियाँ कौन कौन सी देख लेते हैं हम लोग। तो अंग्रेजों के शासनकाल के प्रारंभ में हिंदी भाषा के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो अंग्रेज का शासनकाल के प्रारंभ में अर्थात 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें हिंदी भाषा के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया जाता था। हिंदी के लिए हिंदुस्तानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी प्राणनाथ के द्वारा किया हुआ माना जाता है, और तदुपरांत अर्थात उसके बाद गिलक्राइस्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया। हिंदी के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी प्राणनाथ ने और उसके बाद गिलक्राइस्ट ने किया था, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है विलियम प्राइस नामक अंग्रेज विद्वान के द्वारा किया गया है। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कहा है कि हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी शब्द का पहला प्रयोग किन्होंने किया है, तो विलियम प्राइस ने, जो एक अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने किया है। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यजदी द्वारा रचित जफरनामा में प्राप्त किया गया है। हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग मुंशी लल्लूलाल ने स्वरचित प्रेम सागर ग्रंथ की भूमिका में किया है। तो खड़ी बोली शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए जिन्होंने किया, सबसे पहले मुंशी लल्लूलाल ने किया है। हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों का वर्गीकरण
सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा स्वरचित पुस्तक ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया है। तो हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण किन्होंने किया है? तो सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। किस पुस्तक में किया है? उनका खुद का पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय भाषा सर्वेक्षण। इस प्रकार दूसरा वर्गीकरण किया है सुनीति कुमार चटर्जी ने, जिनकी रचना है बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास। कहने का अर्थ है कि हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया, फिर चटर्जी अर्थात सुनीति कुमार चटर्जी ने किया, और उनकी पुस्तक का नाम है बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास। श्री चटर्जी ने अपनी वर्गीकरण में पहाड़ी हिंदी को हिंदी की उपभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया। पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। श्री चटर्जी ने अपने वर्गीकरण में पहाड़ी हिंदी को हिंदी की उपभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। श्री चटर्जी एक ऐसे विद्वान हैं जो भारत की आज़ादी से पूर्व तो हिंदी का समर्थन किया करते थे, परंतु हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का प्रश्न आने पर इन्होंने हिंदी का क्या किया था? विरोध किया था। इन्होंने चटर्जी ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अस्वीकार करने वालों में दूसरे प्रमुख नाम है सी राजगोपालाचारी। तो आपका चटर्जी ने पहला विरोध किया था हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के प्रश्न पर, और दूसरा विरोध करने वाले कौन हैं? सी राजगोपालाचारी। उन्होंने हिंदी का विरोध करते हुए क्या लिखा था? देख लीजिए कि हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। ठीक है ना। और एक और बात लिखी थी उन्होंने कि मैं कभी भी हिंदी का विरोधी नहीं हूँ, मैं उन हिंदी वालों का विरोध करता हूँ जो वस्तु स्थिति को नहीं समझकर अपने स्वार्थ के कारण हिंदी को लादने की बात सोचते हैं। तो ये दो बातें श्री राजगोपालाचारी ने कही थी हिंदी को राजभाषा के रूप में अस्वीकार करते हुए विरोध के रूप में। और पहले विरोधी कौन हैं? तो आपके हैं सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है ना। तो इन्होंने हिंदी के स्थान पर जो है किसी और भाषा के प्रयोग की बात की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग पता है तो बताएं। ठीक है। हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करने वाली सर्वोच्च समिति केंद्रीय हिंदी समिति है। ठीक है। हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करने वाली सबसे सर्वोच्च समिति कौन है? तो केंद्रीय हिंदी समिति। इसका गठन 1967 में हुआ। भारत का प्रधानमंत्री ही समिति का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष। अर्थात केंद्रीय हिंदी समिति जिसका गठन 1967 में किया गया, इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री भारत के। भारत में राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार 26 जून 1965 से द्विभाषी स्थिति प्रारंभ हो गई, जिसके द्वारा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं। तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ भारत के राजभाषा अधिनियम में, वहाँ पढ़ लेंगे आप फिर से। 1963 के अनुसार क्या किया गया था कि 26 जून, ठीक है ना, भारत में राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार 26 जून 1965 से द्विभाषी स्थिति, मतलब जहाँ दो भाषाओं की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई, और जिसके द्वारा संघ के द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा संघ के मतलब सरकार के या संसद के, जो भी कह लीजिए आप, या विधानसभा के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए, कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती थी। तो ये अधिनियम 1963 के अनुसार किया गया, क्योंकि पहले 1950 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात की गई थी 15 साल के बाद, और कहा गया था कि 15 सालों तक हिंदी ही जो है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में काम तो चलेगा 1950 से 1900 आपका कब तक ले 65 तक, ठीक है ना। लेकिन 65 भी नहीं पूरा, और इसके पहले ही 1963 में ही ये अधिनियम बन गया। भारत में त्रिभाषा सूत्र संसद द्वारा पारित एक संकल्प प्रस्ताव 1968 द्वारा लागू हुआ। त्रिभाषा सूत्र पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना।
तो इसमें संसद द्वारा पारित एक संकल्प प्रस्ताव 1968 द्वारा लागू किया गया। भारतीय राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा यह घोषित किया गया कि यदि भारत एक भी राज्य चाहेगा कि अंग्रेजी भाषा बनी रहे तो वह सारे देश की सहायक राजभाषा बनी रहेगी। तो 1967 के भारतीय राजभाषा संशोधन अधिनियम में कहा गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विचार सबसे पहले बंगाल में प्रकाशित हुआ था, बता चुका हूँ पहले। भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो 1952 में श्री पोट्टी श्रीरामालू के आमरण अनशन के द्वारा बना था। ये पता है आपको, 1952 याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश और पोट्टू श्री रामालू। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास नामक पुस्तक के सर्वप्रथम रचयिता हैं श्री उदय नारायण तिवारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के पुस्तक के रचयिता हैं श्री उदय नारायण तिवारी। हिंदुस्तान का नारा देने वाले कौन हैं? तो वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। हिंदुस्तान के नारा देने वाले कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र। आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्राकृतभाषा कहा है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक पुस्तक डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक पुस्तक किन्होंने लिखा? डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है। राजभाषा अधिनियम जो 1963 में लागू हुआ, उसमें कुल 9 धाराएं हैं। राजभाषा अधिनियम जो 1976 में लागू हुआ, उसमें 12 नियमों का उल्लेख है। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत हिंदी के प्रयोग पर अधिक बल दिया है, ठीक है ना। राजा लक्ष्मण सिंह ने किस पर बल दिया है? आपका संस्कृत निष्ठ हिंदी के प्रयोग पर। और वहीं राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गंवारूपन दूर करने के लिए उसे उर्दू ए मुल्ला बनाया, अर्थात इंस्पेक्टर पद पर कार्य करते हुए सरकारी अधिकारियों के प्रभाव से उनका झुकाव उर्दू या उर्दू मिश्रित हिंदी की ओर हो गया एवं आगे चलकर वे उर्दू के क्या हो गए? पक्षपाती। कौन? राजा शिव प्रसाद सिंह पूरा नाम है, ठीक है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वरचित पुस्तक ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पुस्तक कालचक्र के अनुसार हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1973 से ही हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले सामने आया। अतः 1873 से हिंदी नए चाल में ढली। किन्होंने कहा था? ये भारतेंदु जी ने कहा था 1873 में कि हिंदी नए चाल में ढली, अर्थात हिंदी गद्य का जो परिष्कृत रूप है वो सामने आया था 1973 में, ठीक है ना। और इनकी पुस्तक है कालचक्र, उसके अनुसार, और पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगली वीडियो में देवनागरी लिपि पढ़ेंगे।